Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is हाय available गुड for मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक पुरानी अपडेट, जो एक नई अपडेट आई है पुरानी केस में। केस वही कोलकाता लेडी डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर मर्डर एंड रेप केस, या कहें तो मर्डर एंड गैंगरेप केस। उसमें एक नई अपडेट ये आई है कि कल हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई थी, जिसकी सुनवाई लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे और यूट्यूब पे दोनों जगह इसकी स्ट्रीमिंग हो रही थी। हालांकि आप लोगों में से जितने भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अगर कोर्ट की सुनवाई जो अभी तक फिलहाल नहीं देखे हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छा मौका था कि उनको देखना चाहिए था और समझना चाहिए था कि किस तरह से कोर्ट की सुनवाई होती है, किस किस को बुलाया जाता है, किस किस बारे में बात होती है, किस किस बारे में बात नहीं होती है। इन सारे मुद्दों पे अगर जानकारी जिन्होंने देख लिया होगा उन्हें तो मिल गया होगा, जिन्होंने नहीं देखी होगी शायद अभी भी अगर वो स्ट्रीमिंग होगी तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। खैर, अपडेट में यही आया है कि सीबीआई ने अपनी एक सील बंद लिफाफा तीन जजों की बेंच इस केस की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें सीबीआई ने अपना एक तीन जजों की बेंच थी, तो तीन सीले बंद लिफाफा तीनों जजों को पकड़ाया गया था। उसके बाद तीनों जजों ने उस पूरे लिफाफे के अंदर जो भी उनकी रिपोर्ट थी, जो भी स्टेटस मांगी गई थी उनसे, उनको बड़ी देर पढ़ने के बाद काफी हैरानी से दो तीनों जजों आपस में एक दूसरे को देखते हुए वो चीजें पढ़ रहे थे। लेकिन उस स्टेटस पत्र में क्या लिखा है इस चीज को अभी रिवील नहीं किया गया, उसको अभी गोपनीय रखा गया, ताकि आगे की जांच में सीबीआई को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। अगली तारीख 5 सितंबर को दी गई है। 5 सितंबर को सभी लोगों को उम्मीद, हालांकि कल ही उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ इसमें नया निकल करके सामने आएगी। हालांकि एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो नया निकल करके अभी आई है, लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी आपको 5 सितंबर को जरूर आपको अपडेट के जरिए आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। बाकी यही अभी फिलहाल चल रही है। सीबीआई आगे की तारीख तक 5 सितंबर तक एक और नया रिपोर्ट पत्र उनसे मांगा गया है, स्टेटस पत्र। उसके बाद देखा जाएगा तो उसमें क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आती है। अब आते हैं सीधे कहानी की तरफ। राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई ना कोई कहानी या राज दफन है, और आज की कहानी भी राजस्थान के एक ऐसे ही रहस्यमय किले की है, जिसकी कहानी कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है, किसी को नहीं पता। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है राजस्थान में भानगढ़ फोर्ट के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा, एक किला भानगढ़, भूतों का किला एक तरह से हम कह सकते हैं। या भारत की सबसे भूतिया, सबसे श्रापित जगह का जिक्र होता है तो इस किले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों के बीच में एक किला बना हुआ, जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ के लिए साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो वह बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था, और उस वक्त पूरे भानगढ़ में 9,000 से भी ज्यादा घर हुआ करते थे। मगर फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर कंधार में बदल गया, और आज लोगों के बीच भानगढ़ के लिए इतना खौफ है कि लोग वहां दिन में भी जाने से कतराते हैं। बाकायदा भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि इसके लिए देख रेख की काम करती है, उसने एक बोर्ड पर यह साफ साफ लिखवा कर रखा है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद किसी भी इंसान का इस किले में जाना सख्त मना है। यानी कि आप दिन के उजाले में तो भानगढ़ के किले में जा सकते हैं, पर अंधेरा होने से पहले ही आपको वहां से बाहर आना होगा। और इस किले के खंडर भूतिया होने के पीछे की वजह वैसे तो आज भी साफ साफ किसी को नहीं पता है, मगर इसको लेकर के कहानियां बहुत सारी है। और उन कहानियों में भी दो कहानी ऐसी है जिन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और सुनते हैं और सुनाते हैं। इसमें से जो पहली कहानी है वह गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब आमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ के किले को बनवा रहे थे, तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु भालूनाथ नाम के एक तपस्या व्यक्ति था, जिन्होंने जो तपस्या क्या करते थे। जब उन्हें पता चला कि आमेर के राजा यहाँ पर एक भव्य किला बनवा रहे हैं, तो उन्होंने राजा भगवंत दास के पास एक पैगाम भिजवाया और उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। उसके बाद जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे,
तो उन्होंने कहा, राजा से कहा कि आप कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि उसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या करता हूं वहां तक पहुंचे और मुझे छुए। उन दिनों जितने भी साधु संत और महात्मा हुआ करते थे, सभी बहुत सिद्ध हुआ करते थे और सभी का बहुत आदर किया जाता था और उनकी कही गई किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जाता था। इसीलिए राजा भगवंत दास ने भी गुरु बालूनाथ की बात को सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया और भानगढ़ किले के किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं की कि उसकी परछाई ग्रुप वालों तक ना पहुंच सके। गुरु बालूनाथ के इस बात का ध्यान अगली 2 पीढ़ियों तक तो रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भागनगर की गड्डी संभाली तो उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और गुरु बालूनाथ की दी हुई चेतावनी को अनसुना कर दिया और इसके बाद उन्होंने भानगढ़ के किले को ऊंचा करवा दिया, जिसकी वजह से उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। और जब भानगढ़ किले की परछाई ने गुरु बालूनाथ को छुआ, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त उन्होंने भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु बालूनाथ के इसी श्राप के बाद भानगढ़ पर मुसीबत टूटी और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि 1783 में जो चालीसा अकाल आया था, जिसमें कि मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वह अकाल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से ही आया था, जिसने भानगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया था। बाद में ऐसा नहीं है कि किसी और ने वहां बसने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई लोगों ने भानगढ़ में बसना चाहा, कई लोगों ने वहां नए मकान बनवाने की भी कोशिश की, मगर कहते हैं कि जो भी वहां मकान बनाता उसकी इज्जत कभी नहीं टिकती और हमेशा गिर जाती थी और लोगों का मानना है यह सब आपके सफेद होने की वजह से ही होता है। अब दूसरी कहानी जिस पर लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, वह कहानी जुड़ी है एक राजकुमारी से। कहते हैं कि एक वक्त जब भानगढ़ बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था, तब इस किले के महल में एक राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम था रत्नावती राजकुमारी। रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थी, उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, जिसकी वजह से आए दिन बड़े बड़े राजाओं की शादी के न्योते आते ही रहते थे। मगर इन राजाओं के अलावा एक और शख्स जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था, उसका नाम था सिंधिया। सिंधिया जो है वो एक तांत्रिक था और जब से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा, तभी से उसके ऊपर बुरी तरीके से वो फिदा हो गया था और वह किसी भी तरह से राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। मगर उसे पता था कि वह सीधे तरीके से कभी भी राजकुमारी को नहीं पा सकता, क्योंकि कहाँ और संसार में रहने वाले एक तांत्रिक और कहाँ वह महलों में रहने वाली राजकुमारी। इसीलिए उसने राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने के लिए दूसरी तरीके से अपना एक वश निकाला और बस वो सही मौके के फिराक में लग गया। एक दिन आखिरकार उसे यह मौका मिल ही गया। हुआ यह कि उस दिन राजकुमारी रत्नावती की एक दासी भानगढ़ के बाजार में आई। दरअसल वह राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाले तेल खरीदने आई थी और तांत्रिक सिंधिया को किसी ऐसे ही मौके की तलाश थी। जब वह राजकुमारी के लिए तेल खरीदकर वापस जाने लगी तो तांत्रिक सिंधिया ने उस दासी को किसी बहाने से रोक लिया और कहा, क्योंकि वह तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर था, इसीलिए जो तेल दासी ने राजकुमारी रत्नावती के लिए खरीदा था, उसने इस तेल के ऊपर चुपके से काला जादू कर दिया। उसके बाद जब भी वह तेल लेकर के राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और जब वह तेल उसने राजकुमारी को दिया, तो इस तेल को देखने के बाद राजकुमारी को कुछ शक हुआ। कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती वो बहुत ही सीधी थी, इसीलिए तेल देखते ही उन्हें पता चल गया कि इस तेल पर किसी ने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है। फिर जब राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि बाजार में तो कोई मिला हुआ था, कोई शख्स मिला या नहीं मिला, तो उसने तांत्रिक सिंधिया के बारे में बताया। सिंधिया का नाम सुनते ही राजकुमारी को सारा माजरा समझ में आ गया। उन्होंने उस तेल की शीशी को एक पत्थर पे दे मारी, जिसकी वजह से वो सारा का सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। दरअसल तांत्रिक सिंधिया ने उस तेल पर ऐसा काला जादू किया था कि जो भी उस तेल को लगाता वो उस तांत्रिक के वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता। पर क्योंकि राजकुमारी ने उस शक्तियों की वजह से इस तेल का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए राजकुमारी तो बच गई, मगर जिस पत्थर पर वह तेल बिखरा, उसी पत्थर के अंदर और सारा का सारा जादू टोना समा गया, जिसकी वजह से हुआ यह कि अब वह पत्थर खुद ब खुद लुढ़क कर तांत्रिक सिंधिया की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक सिंधिया ने जब देखा कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसे सारी बात समझने में देर नहीं लगी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो पत्थर उसकी छाती पर चढ़ गया
और क्योंकि वह पत्थर बहुत बड़ा था, इसलिए वह उस तांत्रिक का जिंदा बच पाना नामुमकिन था। पर मरते मरते उसने एक श्राप दिया और कहा कि कुंवारी रत्नावती सहित इस भानगढ़ में कभी सभी लोग मारे जाएंगे और इन सभी लोगों की आत्माएं ताउम्र भानगढ़ के किले में भटकती रहेगी। यह श्राप देने के बाद तांत्रिक सिंह ये तो मर गया, लेकिन कहते हैं कि उसके मरने के कुछ वक्त बाद ही भानगढ़ और उसके पास के एक और राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत भयंकर युद्ध हो जाता है, जिसमें पूरा भानगढ़ तबाह हो जाता है। इस लड़ाई में नजफगढ़ की सेना पूरे भानगढ़ में कत्लेआम मचाती है, जिसमें रानी रत्नावती सहित भानगढ़ के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हालांकि इतिहास में कहीं भी भानगढ़ और आजमगढ़ के बीच युद्ध का कोई जिक्र नहीं है, पर सदियों से यही कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं हो पाया और न ही उसके बाद को यहाँ कोई बसा, या वक्त बीतने के साथ भानगढ़ और वीरान होता चला गया और आज भूतों का गढ़ बन चुका है। कहते हैं कि युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में मौजूद है। भानगढ़ में आज रोज रात को बाजार सजता है, खंडहर लगती है या मरते फिरते हैं, फिर से खड़ी हो जाती है वहां एक बाजार, और आज अंदर आज भी राजा का दरबार लगता है और राजा आज भी अपने फैसले सुनाते हैं। वहां के लोकल निवासियों का कहना है कि उन्हें रात को अंदर से चीखने की आवाज आती है, कभी हंसने की आवाज आती है, कभी घड़ों के बजने की आवाज। यह भी बताते हैं कि भानगढ़ किले के अंदर आज तक जो भी रात में गया वह कभी जिंदा वापस लौट करके नहीं आया, और अगर कोई जिंदा वापस आ भी गया तो उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो फिर किसी को किसी बात को बताने की हालत में वो नहीं रहता है और किसी न किसी दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा एक चीज और इस किले के बारे में काफी मशहूर है, वह यह कि भानगढ़ और आजमगढ़ के बीच जब युद्ध हुआ तो उस वक्त बहुत सारा खजाना भानगढ़ के किले में छिपाया गया था। बाद में जब भी मौका मिला उसे वहां से बाहर निकाला जा सके, इसीलिए छिपाया गया था। और इसी खजाने को आम लोगों की नजर से बचाने के लिए यह वह फैलाई गई थी कि भानगढ़ के लिए भानगढ़ में आत्माओं का वास है। पर क्योंकि भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए युद्ध का कोई इतिहास ही नहीं है, तो इसीलिए वहां किसी खजाने के छिपे होने की बात में कितनी सच्चाई है, इस पे भी कोई कभी खड़ा उतरा ही नहीं। एक कमाल की बात यह है कि हर किले की शुरू से लेकर के अंत तक का अपना एक इतिहास होता है। भानगढ़ का किला कैसे और किसने बनवाया इसका तो इतिहास है, मगर यह तबाह कैसे हुआ इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। और यही चीज भानगढ़ के किले को और रहस्यमयी बनाती है। दिन में भानगढ़ घूमने गए लोगों में से कई लोग यह बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। ऐसा लगता है जैसे कि वहां कोई न कोई दिखाई देने वाली शक्ति मौजूद हो। भानगढ़ में जो नृत्यों की हवेली है उसमें से किसी को घड़ों के बजने की आवाज आती है तो किसी को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। कोई कहता है कि जब वह राजकुमारी रत्नावती के कमरे में गया तो उसे वहां पर पड़े इन खबरों के आने के बाद तब से लेकर अब तक कई बड़े न्यूज चैनलों की टीम और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग रात के वक्त वहां जाकर के भानगढ़ की पड़ताल कर चुके हैं, और वहां सभी लोग अपने साथ भूतों या आत्माओं की मौजूदगी बताने वाले डिवाइस भी लेकर के गए थे। उनकी पड़ताल में उन्हें भानगढ़ के किले में बनर्जी तो मिली, मगर वहां किसी आत्मा का वास है या नहीं इसका कोई सबूत नहीं मिला, और ना ही उन्हें वहां कोई सजे हुए बाजार दिखे और ना ही किसी राजा का दरबार। उसके हिसाब से लोगों ने भानगढ़ के बारे में जो कुछ भी सुना है या पढ़ा है, सिर्फ उसी वजह से लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि वहां कोई मौजूद है और अलग अलग चीजें महसूस होती है या फिर सुनाई देती है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से रात के वक्त किले में एंट्री बैन करने की वजह से इन भूत प्रेत वाली बातों को हवा मिली, मगर वहां दूसरी तरफ लोग आज भी इन किस्से और कहानियों को सच मानते हैं और उनके हिसाब से भानगढ़ किले में आज भी भूतों और आत्माओं का वास है। कुल मिलाकर आज भी यह किसी को नहीं पता कि आखिरकार 300 साल पहले भानगढ़ में ऐसा क्या हुआ था कि वह ऐसा वीरान और खंडहर बन गया और पूरे भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगह जाने लगा। और यह थी पूरी कहानी भानगढ़ के पूरे भानगढ़ की किले की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और अपनी इस बात को आप मेरे ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। खैर, जल्दी मिलूंगा आपसे किसी और कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।